सो वी आर नाउ गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी न्यू चैप्टर मैग्नेटिज्म, जो कि बहुत आसान है, छोटा सा है और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिज्म की बात। तो बेटा अगर हम लोग बात करते हैं तो मैग्नीशिया पुराने ज़माने में जगह हुआ करती थी, वहाँ से मैग्नेट का खोज हुआ था। पता ही होगा आप लोगों को कैसे हुआ था। एक बच्चा था, वो शेफर्ड था, भेड़ चराया करता था। तो जब भैया भेड़ चराया करता था तो उसने जो जूते पहन रखे थे पुराने ज़माने में, वो थोड़े ऐसे इसमें चोगे वगैरह ठोक देते थे। ठीक है, तो और उसके पास डंडे हुआ करते थे। उस डंडे पे ना आगे उनके क्या हुआ करते थे, लोहा हुआ करता, हल्का सा लोहा टाइप का कुछ हुआ करता था। तो हुआ क्या कि वो जब वहाँ से बकरी वगैरह अपने भेड़ वगैरह लेके जा रहा होगा, तो जैसे बच्चे होते हैं मस्ती में, डंडा उसके हाथ में था, उसने इधर मार दिया, डंडा उसने उस पत्थर पे मार दिया। अब जब उसने डंडा मारा उस पत्थर पे, वो डंडा उसे चिपका हुआ सा महसूस लगा, यार ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। डंडा मारे, डंडा छोड़ा ही ना उसे, वो उसे हटाने की कोशिश करे, तब जाकर उसे डंडा छूटे। ये कहानी चल रही थी। अब भाई साहब उसने ऐसा करके देखा और डंडा जो है चिपक गया, फिर हटाया। पहले तो वो भागने लगा, भूत 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 भूत, यही होगा ना। अचानक से कोई डंडा खुद सोचा ना क्या लगेगा स्टार्टिंग में उसे, कोई डंडा पकड़ रहा है यार मेरा, यही तो लग रहा है। उसे थोड़ी पता था जैसे मैग्नेट है। तुम्हें आज पता है, अगर अभी मैं हवा में उड़ गया और तुम्हारे पास आके समझाने लगूं, कैसा अजीब सा लगेगा, पता नहीं क्या ही क्या आवाज से, भाई भूत है। कल्पना तो यही कर रखी है ना भूत की, कोई अनजान जो हमारे पास हवा में उड़ जाता है वो भूत है। तो ऐसे उस समय था, किसी अनजान चीज ने इसे पकड़ लिया तो उसे भूत लगने लगा। अब वो भूत भूत करके भाग ही रहा होगा, तो भागते समय उसका पैर, वो भी उस जो पत्थर था वहां पे टच हो गया। अब पैर में कील थी, कील भी लोहे की, पैर भी चिपकने लगे भैया के। अब पैर बचा है तो फिर वो भी चिपकने लगे और डर गया। अब भैया गाँव में गया, वो अपने बताने लगा कि भैया मैं वहाँ से आ रहा हूँ और वहाँ पे कुछ ना कुछ भूत है। पहले तो मेरा डंडा पकड़ लिया उसने ताकि मैं उसे मार ना पाऊँ, और बाद में मुझे ही पकड़ लिया क्योंकि मेरे जूते भी उसने रोक लिए। तो बड़ी मतलब उसने इंटरेस्टिंग कहानी वानी बताई। भाई साहब लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई, लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई, और लोगों की भीड़ इकट्ठी होने के बाद उस पत्थर पे दूध चढ़ाया, पूजा वूजा करी, टीका वीका लगाया, जो भी किया होगा। ये तो मैं मजाक कर रहा हूँ, पर मतलब लेके आए भीड़ को। देखा तो भाई लोग भी डर गए वहाँ पे पहले तो, भाई ऐसा है। फिर एक समझदार लोगों ने कहा होगा, देख भैया ऐसा है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, जो पत्थर है ये लोड स्टोन है। क्या है ये? लोड स्टोन। और इसके अंदर एक नेचुरल मैग्नेट है, और ये किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ये बाद में डिस्कस, और पहले तो भूत की कहानी चलती। तो यहाँ से हमारे पास जो एक बेसिक हिस्ट्री थी मैग्नेट की वो चल रही है ना। अब ये जो चीज़ें थी हमारे पास नेचुरल मैग्नेट थी। नेचुरल मैग्नेट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती। अब इनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग क्या लेके आते हैं? आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। क्या लेके आते हैं बेटा? आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आप लोगों ने देखी होंगी, सर्कुलर भी होती हैं, सर्कुलर तो शायद इधर होगी भी अभी, बार शेप्ड होती है, बार मैग्नेट भी होती है, यू शेप मैग्नेट भी होती है। अब मेरे को मिलेगी या नहीं मिलेगी वो देखना पड़ेगा, बट पहले हमारे पास हुआ करती थी। लेट मी चेक। हाँ, बार तो रखी रहती है आपके। तो ये देखो आपको यहाँ पर ये जो है बार मैग्नेट टूट गई है अभी, तो ये आपके पास बार मैग्नेट है ना। एस में लिखा भी हुआ है साउथ पोल, अभी आप देख रहे हैं ना एस लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका साउथ पोल है। ये आपके पास क्या है? सर्कुलर मैग्नेट। ये भी आपके सामने सर्कुलर मैग्नेट है। अब इस मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ है, बेसिक प्रॉपर्टीज़, वो अभी चेक कर लेते हैं और आप लोगों के सामने आपको थोड़ी बहुत आइडिया मिल जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ये मैग्नेट है। अब देखो मैं इसको ऐसे लेके आ रहा हूँ तो ये चिपक गया, चिपक गया। आपने देखा कि अगर मैं इसको, चलो यहाँ पर रख देता हूँ, और अगर इसको यहाँ से ऐसे कर रहा हूँ तो चिपक गया, राइट। मैंने नहीं फेंका, वहाँ से चिपक गया। लेकिन अब अगर मैंने एक काम करा, पहले तो यहाँ पे चिपक गए, ठीक है। अब मैंने इसको ऐसे कर दिया। अब चिपकने का मतलब क्या है याद रखना कि इनके पोल्स क्या है? हमेशा ऑपोजिट है। अगर ये नॉर्थ पोल है तो ये क्या है हमारे पास? साउथ पोल। मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें घुमा देता हूँ। अब इधर क्या आ गया है? बेसिकली साउथ, और इधर तो ऑलरेडी साउथ था। तो ये देखो मैंने इन्हें, ये देखो ऐसे कोशिश कर रहा हूँ, देखा आपने क्या हुआ? मैग्नेट ने उसे रिपेल किया, फोर्स देख लो आप खुद ही, ये तो अट्रैक्टिव फोर्स है। लेकिन अगर मैं बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाकर इसे जोड़ने की कोशिश करता हूँ, और मैं कुछ भी नहीं करूँगा, फेंकूंगा, देखो दिखा आपको। तो ये हमारे पास क्या हो रहा है? लाइक पोल क्या कर रहे थे? आपस में रिपेल कर रहे थे, और अपोजिट पोल हमारे पास क्या कर रहे थे? अट्रैक्ट कर रहे थे। ठीक है, तो ये आपके पास एक पहली प्रॉपर्टी जिसे हम लोग कहते हैं अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी।
दूसरी आपके पास होती है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। ये आपके पास एक बार मैग्नेट है, अगर मैं इसको भी थ्रेड से लगाकर यूँ घुमा के ऐसे इधर घुमा के भी और फ्री सस्पेंड कर देता हूँ, तो जब भी ये रेस्ट में आएगी तो हमेशा अर्थ के ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ में आएगी। ये बात आपको याद रखनी है। अर्थ का ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ और मैग्नेट का ज्योग्राफिक साउथ नॉर्थ ये सब अलग होते हैं। जब हम लोग अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे वहाँ पे इन सब चीज़ों को डील करेंगे, राइट। नेक्स्ट आपके पास जो आती है वो आती है आपके पास कि इनका टेस्ट जो होता है रिपल्शन और अट्रैक्शन में से कौन सा श्योरर होता है। तो आप क्या कहेंगे, हम चैप्टर 1 में ही पढ़ चुके हैं कि रिपल्शन इज द श्योरर टेस्ट, ठीक है। क्योंकि अट्रैक्शन तो आपके पास बिना उन सब्सटेंस को भी कर सकती है जो हमारे पास मैग्नेटिक ना हो, जैसे कि आयरन, कोबाल्ट, निकल सबको अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन रिपेल उसी को करेगा जो मैग्नेट होगा। तो इसलिए रिपल्शन इज द श्योरर टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों के पास जो पूछी जाती है कि आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाई क्यों जाती है, तो आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल मैग्नेट जो हमारे पास आती है वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी, तो इसलिए हमारे पास जो है किसकी जरूरत पड़ी, हमें आर्टिफिशियल मैग्नेट्स की जरूरत पड़ी थी। तो ये आपके पास बेसिकली एक प्रॉपर थ्योरी रहती है। लाइक पोल रिपेल ईच अदर वो हम लोग देख चुके हैं। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ कि आपके पास मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू हम लोग पूछ लेते हैं, या मैग्नेटिक फील्ड पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कैसे बनाते हैं, ये आपके पास बेटा आपका एक बार है, राइट। लेट्स से यहाँ पर इसका नॉर्थ पोल है, यहाँ पर इसका साउथ पोल। तो आपको अगर मैग्नेटिक फील्ड बनानी है तो आप कैसे बनाओगे, आप अपना मैग्नेटिक कंपास लेके आएंगे। मैग्नेटिक कंपास का अगर नॉर्थ पोल है तो यहाँ पर क्या आएगा, इसका पहले साउथ पोल आएगा बेटा, ये इसका नॉर्थ पोल और ये इसका साउथ। नॉर्थ पोल हमारे पास इस तरीके से फिट रहता है, ये आपके पास आ जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ, और ये हो जाएगा साउथ। इस तरीके से हमारे पास ये अरेंज होता रहेगा बेटा। तो ये हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, नॉर्थ, देखो इसका नॉर्थ में साउथ आएगा। अब तो हम ये पढ़ चुके हैं ना कि हमारे पास ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो इस तरीके से आप करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, इसकी पूरी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि व्हाट डू यू मीन मैग्नेटिक फील्ड, तो आप कहेंगे एक ऐसी इमेजिनरी फील्ड जिसके अलोंग मैग्नेटिक कंपास का नॉर्थ पोल मूव करेगा अगर आप उसे फ्री छोड़ देंगे तो, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, उसकी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, ठीक है। ये आपसे पूछी जाती है। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि आपके पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, जहाँ पे वैल्यू हमारे पास क्या है, सेम है। एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हमारे पास सभी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड सेम वैल्यू सेम आती है तो हमारे पास वो क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो बार मैग्नेट की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, क्या यूनिफॉर्म होती है, आप क्या नहीं, बार मैग्नेट से निकली हुई मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म होती है, कि वो हर जगह पर सेम नहीं होती। नेक्स्ट आप लोगों से जो चीज़ पूछी जाएगी वो पूछी जाएगी कि इस बार मैग्नेट को मैं दो तरीके से काट देता हूँ, तो आपको बताना है कि किस किस चीज़ पर क्या क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। देखो बेटा, आपके पास पहला क्वेश्चन है कि आपने बार मैग्नेट ऐसे था तो आपने इसको ऐसे काट दिया, ऐसे काटने पर क्या फ़र्क पड़ेगा। और दूसरा आपके पास एक ऐसे मैग्नेट था, और मतलब ये पूरा मैग्नेट था, इसको आपने एक बार ऐसे काटा तो ये हो गया, और एक बार आपने इसको ट्रांसवर्सली काट दिया, पहले वर्टिकली काटा, हॉरिजॉन्टली काट दिया ऐसे। तो यानी कि आपके पास ये कहानी हो गई है। तो आपके पास क्या फ़र्क पड़ेगा, इन दोनों में दिमाग लगा के अपना आंसर बताओ। अब बेटा आपके पास यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं, एक आता है आपका पोल स्ट्रेंथ और एक आता है मैग्नेटिक मोमेंट। पोल स्ट्रेंथ क्या होती है, किसी एक पर्टिकुलर पोल की स्ट्रेंथ कितनी तेजी से वो अट्रैक्ट कर सकता है। तो पहला क्या है हमारे पास, पोल स्ट्रेंथ, और दूसरा क्या है हमारे पास, मैग्नेटिक मोमेंट। तो हम बात करेंगे पोल स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक मोमेंट की। देखो बेटा, जब मैं इसको वर्टिकली काटता हूँ इस तरीके से, तो इसके पोल स्ट्रेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका मैग्नेटिक मोमेंट हाफ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट लेंथ पर डिपेंड करता है, और जब आपने लेंथ हाफ कर दी तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। यानी कि इस केस में मैग्नेटिक मोमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि लेंथ हमारे पास पूरी है, राइट। नहीं, इसमें भी फर्क पड़ेगा। एक्चुअली इस बार लेंथ पूरी है, पर जब आप इसको ऐसे काटते हो तो इस बार पोल स्ट्रेंथ भी हाफ हो जाता है, यानी कि इसके केस में पोल स्ट्रेंथ भी हाफ हो जाएगा। और जब पोल स्ट्रेंथ हाफ हो गया तो आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, इस बार भी हाफ। यानी कि दोनों ही केस में मैग्नेटिक मोमेंट तो हाफ हो जाएगा, लेकिन पोल स्ट्रेंथ पर हमारे पास एक केस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, पोल स्ट्रेंथ हाफ हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होता है जो कि आप लोगों से पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट आप लोगों के पास कुछ चीज़ें हैं, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक एक्सिस, वो लाइन जिस पे आप सारी चीज़ काम करोगे वो आपका मैग्नेटिक एक्सिस है। मैग्नेटिक
फील्ड, और अब यहाँ पे आपके पास दो लेंथ आती हैं, एक आती है जो मैग्नेटिक लेंथ और एक आती है ज्योमेट्रिक लेंथ। अब यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया कि मैग्नेटिक वैल्यू और ज्योमेट्रिकल वैल्यू में क्या अंतर था। देखो, किसी भी मैग्नेट के नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक की जो डिस्टेंस आएगी बेटा, ये हमारे पास मैग्नेटिक लेंथ होती है, और अगर आप टोटल लेंथ मैग्नेटिक कंसीडर करोगे तो वो उसकी ज्योमेट्रिक लेंथ आती है। और ये रेशियो जो कि हमारे पास मैग्नेटिक लेंथ अपॉन ज्योमेट्रिक लेंथ का रहता है, ये 0.84 आता है। ठीक है, तो ये आप लोगों से एक दो कॉन्सेप्चुअल बेस फैक्ट्स और चीज़ पूछ लेते हैं, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स आपसे क्या कहता है और किस तरीके से हमारे पास चीज़ें आती हैं, ये अब बिल्कुल सिमिलर आप ऐसे समझिए चैप्टर 1 की तरह चलने वाला है। जिस तरीके से चैप्टर 1 में कूलम्ब साहब ने कहा था कि आपका आने वाला फोर्स के इलेक्ट्रिक फोर्स, याद कीजिए, के Q1 Q2 बाय R² होता है, ऐसे ही कूलम्ब साहब ने कहा अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को निकालेंगे, मैग्नेटिक फोर्स को निकालेंगे, तो वो हमारे पास जो के था इसलिए पे क्या आ जाएगा हमारे पास μ0/4π, और Q1 Q2 ही रख लेते हैं, बट यहाँ पे आप लोग क्या रखेंगे, पोल स्ट्रेंथ ऑफ Qm, मतलब आपका नॉर्थ पोल का, और पोल स्ट्रेंथ ऑफ आपका QS अपॉन में R²। अब यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ पता रहनी चाहिए कि हमारे पास कूलम्बिक फोर्स क्या था। बात बिल्कुल सेम है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बिटवीन द टू पोल्स एंड इनवर्सली टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। पोल स्ट्रेंथ बेसिकली है क्या? पोल स्ट्रेंथ है आपके पास नॉर्थ पोल कितनी तेजी से किस चीज को खींच रहा है, साउथ पोल कितनी तेजी से किस चीज को खींच रहा है या रिपेल कर रहा है। तो पोल स्ट्रेंथ आपके पास वो वैल्यू जिसकी वजह से हमारा कोई भी एक पोल आइदर अट्रैक्ट करेगा किसी तेजी से या फिर रिपेल करेगा। तो आपके पास ये जो फॉर्मूला आता है F = μ0/4π, ये हमारे पास कहाँ से आता है, ये आप लोगों से पूछी जाती है, और ये आप लोगों को पता रहनी चाहिए कि हमारे पास फोर्स किस तरीके से निकलता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक पोल आपके पास ये आता है। अगला टॉपिक है आपका मैग्नेटिक डायपोल एंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अब देखिए मैग्नेटिक डायपोल हमारे पास कब बनेगा, याद कीजिए आप चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक डायपोल कब बनता था, जब हमारे पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज फाइनाइट लेंथ से सेपरेट हुआ करते थे, इक्वल और ऑपोजिट हुआ करते थे, तब हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल बनता था। अब यहाँ पर क्या होगा, कहानी बिल्कुल सेम रहेगी, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। अगर हमारे पास जिनका पोल स्ट्रेंथ इक्वल है और वो फिक्स डिस्टेंस से सेपरेट हैं, तो हमारे पास ये क्या बनाएंगे, मैग्नेटिक डायपोल। क्या बनाएंगे, मैग्नेटिक डायपोल। और जिस तरीके से वहाँ पे डायपोल मोमेंट आया करता था, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, यहाँ पर क्या आएगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। जैसे कि वहाँ पर आप लोगों का आया करता था, क्या आता था बेटा, कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू लेंथ, ये आपके पास आया करता था वहाँ पे डायपोल मोमेंट। यहाँ पर भी यही है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या है, कोई भी एक पोल का पोल स्ट्रेंथ इनटू में आपकी लेंथ आपका क्या दे देगी, डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आपका यहाँ पर मिल जाता है। जिस तरीके से डायपोल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाती थी, नेगेटिव से पॉजिटिव जाया करती थी, ऐसे ही कहानी यहाँ पर भी होती है। यहाँ पर भी डायपोल मोमेंट हमारे पास किस तरफ जाता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है। तो ये आप लोगों को कुछ चीज़ें जो कि पता होनी चाहिए पूछी जाती हैं, क्योंकि देखो आपके पास जो नॉर्मल आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको पता होनी चाहिए। क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट्स एट साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स फॉर्म्स द क्लोज लूप। क्लोज लूप की वजह से इनका जो मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नेट के बाहर जो इनकी डायरेक्शन होती है वो क्या होती है बेटा, नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। पर मैग्नेट के अंदर क्योंकि क्लोज लूप बना रहे हैं इसलिए हमारे पास क्या होती है, साउथ से नॉर्थ होती है। कि बेसिकली अगर मैं एक लूप बना देता हूँ पूरा, तो कहानी कुछ ऐसे आएगी, ये नॉर्थ, ये साउथ, और ये हमारे पास कुछ ऐसे जा रहा है। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगी कि जो आपके पास पोल्स हैं, यहाँ पर जो एरिया है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का बहुत ज़्यादा क्राउडी है।
यानी कि जो आपके पास कॉर्नर के जोन होते हैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या पाई जाती है, स्ट्रांग पाई जाती है, और जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती जा रही है, वीक होती जा रही है। ये आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि इसकी डायरेक्शन क्या है, तो वही है, अगर आपके पास इसका टेंजेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारे पास क्या है, इमेजिनरी फील्ड लाइन है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट को समझने में हमारे को बहुत मदद करती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन के लिए आप लोग किसी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन की क्या बताता जाएगा, डायरेक्शन के बारे में बताता जाता है। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी वही जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की थी कि कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर उसने इंटरसेक्ट किया और मैं इस पॉइंट पर टेंजेंट बनाना चाहूँ तो एक ही पॉइंट पर एक फील्ड के दो डायरेक्शन, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये सारी प्रॉपर्टी थ्योरी हम लोगों को आपसे पूछी जाती हैं और आप लोगों को करना होता है, ठीक है। इसके बीच में एक क्वेश्चन कीजिए, स्टील वायर ऑफ लेंथ L, आपसे कह रखा है कि एक स्टील वायर है, उसका लेंथ L दे रखी है और कहता है इट हैज़ अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ M। अब कहता है आगे कि इफ दिस वायर इज बेंड इनटू द सर्कुलर आर्क, क्या कर दिया है, इस वायर को मैंने क्या कर दिया है, सर्कुलर आर्क में अगर बेंड कर दिया है, तो बेटा आपको बताना है व्हाट विल बी द न्यू मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया। एक नॉर्मल वायर था जिसकी लेंथ L थी, उस समय पर उसका मैग्नेटिक मोमेंट M था। अगर मैंने उसको सर्कुलर आर्क में कन्वर्ट कर दिया तो आपसे पूछेगा कि न्यू मैग्नेटिक मोमेंट कितना था। तो ये आपको क्वेश्चन अब पता पड़ ही जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो हम लोग पहले कर चुके हैं। तो देखिए, हाँ, तो बेटा बिल्कुल उसी पॉइंट पे आप लोग करेंगे कि अगर मेरे पास स्टार्टिंग कंडीशन केस 1, जब मेरे पास मैग्नेटिक मोमेंट, हाँ Q ले लो, पहले Q निकालना पड़ेगा इस बार, क्योंकि Q नहीं दे रखा, मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है, Q हमारे पता नहीं, तो हम लोग निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है बेटा हमारे पास, देखिए m इज इक्वल टू QM × 2L। अब मेरे को यहाँ पे लेंथ L दे रखा है, तो बेसिकली 2L ना लिख के मैं L लिख सकता हूँ। 2L क्यों लिखूंगा, 2L की जरूरत ही नहीं है। 2L तो बेसिकली इस पूरे की लेंथ 2L थी ना, अब की बार हमें कह रहा है इस वायर की लेंथ ही L है, इसमें 2L मत कर देना, कहीं गड़बड़ी कर दो, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m इज इक्वल्स टू QM × L, और हमें QM निकालना पड़ेगा, तो QM की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, m/L। यहाँ तक क्लियर है, राइट। अब जब मैंने इसको सर्कुलर, एक वायर को सर्कुलर आर्क में किया, वो भी सेमी सर्कुलर आर्क, कैसा है ये, सेमी सर्कुलर आर्क। तो देखो कहानी कुछ ऐसे हो जाएगी, पहले ये वायर था और इस वायर को मैंने कैसे कर दिया, ऐसे, समझ पा रहे हो, इस वायर को मैंने अब ऐसे कर दिया है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी तो मेरे को लेनी पड़ेगी बेटा, तो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी, कितनी आ जाएगी मेरे पास, 2r आ जाएगी, डायमीटर आ जाएगा उसका, तो ये तो हमारे पास हो जाएगी 2r। और आपके पास जो नया मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो कितना हो जाएगा, m इज इक्वल्स टू Q × L, यही तो हो जाएगा। आपके पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास कितना आ जाएगा, m इज इक्वल्स टू Q × L, बट Q की वैल्यू क्या है, m/L, तो m डैश इज इक्वल्स टू m/L × अब यहाँ पर बेटा आप लोगों को 2r लिखना पड़ेगा, क्योंकि L यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2r, नहीं उसके लिए 2r है, तो आप इसे हटाकर 2r कर दीजिए, और r की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा हमारे पास, अरे मुन्नो, अगर मैंने L इज इक्वल टू 2πr होता है, अगर एक पूरे सर्किल को मैं करता तो L इज इक्वल टू 2πr होता है, अब ये आधा सर्किल तो कितना हो जाएगा, πr, तो L इज इक्वल टू 2πr, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, L/π, तो यहाँ पे लिख दो 2 × L/π, तो L से L गया, नया मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ गया, 2m/π। तो ये आपसे पूछा गया था, पुराने वाले का 2/π टाइम्स आ जाएगा। जब हम लोग उसको करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आपके पास आ जाती है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको छोटे मोटे करने को मिल जाते हैं, ठीक है। डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक मोमेंट में क्या अंतर है? नहीं अंतर नहीं है, वही है, सेम है ना? हाँ, लेकिन IA से भी तो कर सकते हैं। हाँ IA से नहीं कर सकते, एक्चुअली IA जो आएगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है और IA वाला मैग्नेटिक मोमेंट है, उसमें क्या अंतर है, अभी जो आज का अगर टॉपिक वहाँ तक पहुँचेंगे हम लोग तो मैं आपको वहाँ पे समझाता हूँ। एक्चुअल में वैल्यू हमारे पास सेम ही आएगी, लेकिन अभी हम लोग नहीं कर सकते थे कि हमारे पास I दे ही नहीं रखा था, ठीक है, तो ये भी हमें देखना होता है। बट बात कहाँ से, रिलेशन में यहीं से निकालूंगा, आपका रिलेशन यहीं से निकालेंगे, और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ पे रिलेट करेंगे हम लोग, क्योंकि इसी की जगह पर सब्स्टिट्यूट करना है बेसिकली मुझे m की जगह पर, तो ये हम आगे देखेंगे, तब मैं आपको और समझा दूंगा। इतना समझ में आया,
इतना नोट कीजिए, फिर हम लोग कौन सा पार्ट करेंगे, वही इक्वेटोरियल और एक्सियल वाला। अब बेटा अपने नया टॉपिक करते हैं, कौन सा, मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पास बनी थी तो हमने देख ली थी। लेकिन अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, आप लोगों को याद है, आप लोगों ने एक चीज़ निकाली थी डेरिवेशन, कौन कौन सी, एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पे डेरिवेशन निकाली थी। अब आपको यही करना है कि मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ऑफ अ बार मैग्नेट, यानी कि आपके पास ये आपका बार मैग्नेट है और लेट्स से कि आपका नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है। एक्सियल पॉइंट उसके एक्सिस के अलॉन्ग जो रहने वाला है, लेट्स से ये इसका हमारे पास डिस्टेंस ये 12 है हमारे पास पूरा, और ये किसी r डिस्टेंस की दूरी पर पॉइंट P रखा हुआ है जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। अब बेटा आप लोगों को मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी जो समझनी पड़ेगी वो ये है कि अगर मैं अभी इस मैग्नेट को ऐसे तोड़ देता हूँ, ठीक है, तो होगा क्या कि हमारे पास जो नॉर्थ पोल पहले हुआ करता था ना, वो पोलैरिटी अपनी अब लूज कर देगा। यानी कि आपने जैसे ही मैग्नेट को तोड़ा तो आपके पास कहानी कुछ यूं हो जाएगी कि अगर ये पहले नॉर्थ साउथ होता था, आपने इसे यहाँ से तोड़ दिया तो ये नॉर्थ साउथ और ये नॉर्थ साउथ इस तरीके से बन जाएगा। यानी कि मैग्नेटिक की अगर हम लोग बात करते हैं इसके, तो कभी भी मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं, मैग्नेटिक मोनोपोल नेवर एग्जिस्ट। लेकिन जो हम लोग अपनी डेरिवेशंस वगैरह हैं उसमें लेंगे, क्योंकि उसमें हम लोग यूनिट मैग्नेटिक नॉर्थ पोल अज्यूम कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर भी अगर मैं बात मान के चल रहा हूँ तो मैं क्या अज्यूम करके चल रहा हूँ कि मेरे पास बेटा यहाँ पर एक यूनिट नॉर्थ पोल है, यानी कि ऐसा नॉर्थ पोल जिसका QM कितना है 1, ठीक है। तो मैं ये अज्यूम कर सकता हूँ और इसी के बेस में अपनी डेरिवेशन करूँ। जैसे टेस्ट चार्ज देते हैं, यहाँ पे भी हम लोग क्या मान के चलेंगे कि यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक मोनोपोल नेवर एग्जिस्ट। जैसे आपने काटा हुआ 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, राइट। तो यहाँ पर हम लोग क्या मान के चल रहे हैं कि मेरे पास एक इमेजिनरी मैंने क्या मान लिया है, यूनिट नॉर्थ पोल मान लिया है। अब आपको पता है कि नॉर्थ और नॉर्थ पोल आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इसीलिए इसकी वजह से जो मेरा मैग्नेटिक फोर्स लग रहा हो किस तरफ लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा बेटा, समझ आ रहा है। यहाँ पर जो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो किस तरफ लगेगा, बाहर की तरफ। ये वाली डिस्टेंस क्या ले लेते हैं हम लोग, r ले लेते हैं, एक्स आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं। ये वाली 2l है, मिड पॉइंट से इधर l होगा इधर l होगा, राइट। से नहीं ना आपको ये डिस्टेंस मैग्नेट कौन सी वाली बेटा, जो पॉइंट पे जिससे निकालते हैं उससे साइड मैग्नेट के सेंटर से नहीं, ये सेंटर से निकालेंगे, यहाँ से नापेंगे, सॉरी माय l अपोजिट। तो ये r मान लीजिए आप, ठीक है। अब आपको इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ड्यू टू नॉर्थ पोल। उसमें क्या करना पड़ेगा, इस r में से इस l को हटा दो, तभी तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस आएगी। तो आपके पास b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM1 इंटू यहाँ पे भी QM है, तो मैं बेसिकली 1 ले रखा है, यूनिट नॉर्थ पोल ले रखा है, इसलिए 1 ले रखा हूँ, ठीक है। अपॉन में क्या लिख सकता हूँ बेटा, ये वाली डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, r में से l को हटा दीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगी, r माइनस l का होल स्क्वायर। क्लियर है इतना, कोई डाउट। अब ये वैल्यू हमारे पास इस तरफ जा रही है ना, क्योंकि नॉर्थ से नॉर्थ पोल रिपेल करेगा। अब साउथ पोल की वजह से इस यूनिट नॉर्थ पोल पर जो फोर्स आएगा, बी एन लिख दिया है मैंने, और बी एस ये कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन QM 4 पाई r प्लस l का होल स्क्वायर। देखो ना, यहाँ से ये r है और साउथ पोल इधर है, तो r प्लस l का होल स्क्वायर हो जाएगा, कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ है हमारे पास l, तो r प्लस l का होल स्क्वायर हो गया। नेट b की अगर आप लोग बात करेंगे तो आप देखो ये वाली जो डायरेक्शन है हमारे पास इस तरफ आएगी, तो नेट b हमारे पास क्या हो जाएगा, Bn माइनस B। इसमें से हम लोग इसे माइनस करेंगे क्योंकि ये वाली वैल्यू हमारे पास बड़ी है, देखो इसमें से डिनोमिनेटर छोटा है इसका, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास बड़ी है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, म्यू नॉट बाय QM अपॉन 4 पाई r माइनस l का होल स्क्वायर माइनस म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू QM अपॉन में r प्लस l का होल स्क्वायर। यहाँ से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM को कॉमन ले लीजिए और आपके पास यहाँ क्या बच जाएगा, r माइनस l का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन r प्लस l का होल स्क्वायर, ठीक है।
आप अगर इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास r प्लस एल का होल स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा म्यू नॉट बाय क्यू एम अपॉन 4 पाई, यहाँ पर कर दीजिए r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोई डाउट? ठीक है, नॉर्मल मैथमेटिक्स है। इसके बाद में यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ इसको, तो आपके पास ये आ जाएगा, तो ध्यान से देखो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस आर स्क्वायर, क्योंकि देखो यहाँ पे आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl आएगा, तो माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर तो कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2rl 4rl हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू क्यू एम इंटू 4rl, राइट। एल स्क्वायर भी तो ऐड हो जाएगा अपॉन में कौन सा बेटा एल स्क्वायर कटेगा, कैसी बातें कर रहे हो? माइनस अरे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा? बायो। हम बायो वाले की दिक्कत है ना, आवाज आई मेरे को पीछे से बायो की। चलो इतना कि बदनाम कर रहे हो, हम भी बायो वाले थे भाई। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू एम इंटू 4rl ये आपके पास हो चुका है और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा सिंपली आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बेटा यहाँ पर देखो ध्यान से, आप इसे एक काम करो 2l और q, इसको क्या लिख सकते हो m। अभी तो आपको बताया था मैंने मैग्नेटिक मोमेंट कैसे लिखा था हमने, q इंटू 2l, तो q इंटू 2l आप लिखोगे तो आपके पास क्या जाएगा म्यू नॉट 2 बचेगा और q इंटू 2l को मैंने क्या लिख दिया है m, चलेगा। और अपॉन में हमारे पास क्या आ गया है 4 पाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट? अब हमारे पास एक आर ऊपर का रह गया, इसको आर। अब मैं मान के चलता हूं कि जो आर डिस्टेंस है बहुत ज्यादा दूर है, ये तो आपके पास नॉर्मल केस आ गया, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं कह रहा हूं कि जब आर आपके पास बहुत बड़ा है, व्हेन आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, तो एल कैन बी नेग्लेक्टेड, राइट। तो आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कितनी आ जाएगी, बी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स म्यू नॉट एम इंटू आर बाय 4 पाई। ये तो खत्म हो जाएगा, नेगलेक्ट कर देंगे तो आर स्क्वायर का स्क्वायर आर की पावर 4 और एक आर से ऊपर से कट जाएगा, आर की पावर तो हमारे पास क्या आ जाएगा आर क्यूब। तो आपके पास नेट वैल्यू क्या आ जाएगी म्यू नॉट, ये आर हटा देता हूँ, म्यू नॉट एम जो आपके पास वैल्यू आई है, ये एम कहाँ से आ गया, ये डायपोल मोमेंट का है, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यू आपके पास आ जाती है म्यू नॉट एम 2 म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई आर क्यूब, किसके लिए, बी एक्सियल के लिए, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये आप लोगों से छोटी सी डायरेक्शन कराई जाती है, इसे नोट कीजिए, फिर हम लोग इक्वेटोरियल की करते हैं। अब बेटा हम लोगों ने एक्सियल पॉइंट पे देख लिया है, अब हमें देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट आप लोगों को पता है ये वाला था, राइट। कहानी वही है, हमारे पास इधर नॉर्थ पोल है और इधर साउथ पोल है और यहाँ से आप लोगों को क्या करना है, यही कहानी। और ये आपके पास क्या है, डिस्टेंस r ले लीजिए, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस l हो जाएगी बेटा, और ये वाली डिस्टेंस भी आपकी l हो जाएगी। अब देखो ये नॉर्थ पोल है, कंसीडर यहाँ पे भी क्या करना है हम लोगों ने, नॉर्थ पोल ही करना है। तो नॉर्थ पोल क्या करेगा आपका, रिपेल करेगा, राइट। यहाँ पर साउथ पोल है और यहाँ पे इमेजिनरी क्या है, नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ और साउथ के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अब क्या करने वाले हैं हम लोग कि इसका रिजल्टेंट किस तरफ आएगा, रिजल्टेंट बेटा वेक्टर एडिशन याद कीजिए, आप लोगों को इस तरीके से रिजल्टेंट निकालना सिखाया होगा, ठीक है। और इसमें पैरेललोग्राम अगर लगाओगे तो ये आपके पास इस तरीके से कुछ एडिशन, ये आपके पास पैरेललोग्राम लगेगा। अब देखो यहाँ पर अगर एंगल आपका थीटा है तो ये पैरेलल लाइन बनी है बिल्कुल इसके, इस वाली लाइन के पैरेलल है, तो ये वाला एंगल थीटा, तो हमारे पास ये वाला एंगल थीटा आ जाएगा। इस वाले एंगल थीटा आने की वजह से जो फोर्स मेरे पास इधर एट्रैक्टिव फोर्स लग रहा था, ये एफ इधर है, तो ये अगर थीटा है तो यहाँ पे कंपोनेंट कौन सा आएगा मेरे पास, एफ कॉस थीटा, किसकी वजह से, साउथ पोल की वजह से। तो हमारे पास एफ कॉस थीटा साउथ पोल की वजह से आएगा। सेम वैल्यू हमारे पास नॉर्थ पोल की इधर जा रहा था, थीटा चेक करते हैं इसका, ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला थीटा है, तो हमारे पास ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से थीटा बन जाएगा। और अगर ये थीटा है तो इसका कॉस थीटा भी इधर जाएगा, यानी कि एक और एफ कॉस थीटा हमारे पास जा रहा है, एक एफ एस का है, एक एफ एन का है। दूसरा जो हमारे पास वैल्यू आ रही है, अगर मैं उसकी बात करता हूँ तो बेटा देखो यहाँ से ये नीचे की तरफ एक्ट करेगा इसका साइन कंपोनेंट,
और इस वाले का यानी कि नॉर्थ पोल का जो साइन कंपोनेंट होगा वो इस तरफ आ रहा होगा। ये दोनों इक्वल और अपोजिट में है, क्योंकि हमारे पास पता है हमें इनकी पोल स्ट्रेंथ क्या है, सेम। डायपोल तो सेम पोल स्ट्रेंथ होगी, तो ये दोनों तो आपस में इसे कट आउट कर देंगे। आपके पास जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो किसके आएगा, इसका और इसका, और ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आपके पास क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो आप लिख सकते हैं कि नेट, ये कहानी पहले लिख लेना कि लेट अस हैविंग अ बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 2l, एक्सियल पॉइंट एट पॉइंट P, कंसीडर अ इमेजिनरी नॉर्थ पोल। ठीक है, ये सारी कहानी आप लोग लिखना, और फिर उसके बाद लिखने के बाद राम कथा, नेट मैग्नेटिक फील्ड आपके पास कितनी आ जाएगी बेटा, F cos थीटा प्लस F cos थीटा। N और S को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या आएगा, इनका सेम आएगा। तो मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स F cos थीटा। अब F की वैल्यू हमारे पास किसी भी एक पॉइंट पे निकाल लो, चाहे इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो, कहाँ सेम ही आनी है। और मैंने आपको निकाल के दिखा रखी है, F इज μ0/4 पाई, क्या आया था, QM बाय ये वाली डिस्टेंस, क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस ये या तो ये वाली निकाल लो या ये वाली निकाल लो, आई तो सेम ही है। ये वाली डिस्टेंस कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये R है, ये L है, तो ये अंडर रूट में R² प्लस L² और उसका स्क्वायर है, तो बेसिकली रूट हट जाएगा। तो देखो हम लोग लिख सकते हैं R² प्लस L² रूट में पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे ना इधर, ये डिस्टेंस R² प्लस रूट में और इसका स्क्वायर कर देना, R² होता है, ये आपके पास F की वैल्यू आएगी। अच्छा, cos थीटा की वैल्यू देखना, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगी, cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, बेस अपॉन में हाइपो। तो हमारे पास बेस क्या है बेटा, L, और हाइपो क्या है हमारे पास, यही जो हमारे पास R² है इसका। तो यहाँ पे आप वैल्यू डाल दीजिए, cos थीटा इज इक्वल्स टू L बाय ये डिस्टेंस क्या मान लेता हूँ मैं, x मान लेता हूँ, L बाय x, और x की वैल्यू क्या आएगी, रूट में R² प्लस L²। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आपके पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू F की वैल्यू कितनी आ रही है, μ0/4 पाई QM, और यहाँ पर हमारे पास क्या कर सकते हैं, R² प्लस L², ये एक वैल्यू आ गई, मैंने इसका रूट हटा दिया है, इंटू cos थीटा है तो इंटू में L, cos थीटा की वैल्यू L बाय x, x की वैल्यू कितनी आएगी, R² प्लस L², और ये किसमें हमारे पास रूट में, या रूट लिखना है 1/2 लिखा है ना, बात से। ठीक है, अब आप देखो बेटा फिर से वही कहानी, QM इंटू 2L, ये किसके इक्वल था, M के इक्वल था, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के इक्वल था। तो आप लगा दीजिए μ0 इंटू M, ये M के इक्वल हो जाएगा, अपॉन में 4 पाई, ये 1 है और ये 1/2 है, पावर रूट में के साथ 1/2, तो 1 प्लस बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो 4 पाई R² प्लस L² की पावर 3/2 हो जाएगा, राइट। अब वही कहानी, जब आपके पास R बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप L को नेगलेक्ट कर सकते हैं, और जब आप L को नेगलेक्ट करेंगे बेटा तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, μ0/m 4 पाई, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, R3। अब इसकी डायरेक्शन देखो बेटा, इसकी नेट डायरेक्शन इधर आई है, इसकी नेट डायरेक्शन हमारे पास इधर आई है, इधर आई है, यानी कि इसकी डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ। वो जो हमारे पास एक्सियल वाला था उसका केस याद करो, इधर नॉर्थ था इधर साउथ था, नेट मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास इधर गई थी, क्योंकि हमने इसे नॉर्थ वाले में से माइनस किया था। तो उसकी जो डायरेक्शन जाती है बेटा, एक्सियल की तरफ से जाती है साउथ से नॉर्थ, और इसकी जो नेट डायरेक्शन जाती है वो किधर जाती है, नॉर्थ से साउथ। तो ये वैल्यू आपसे पूछी जाती है, किस वैल्यू पे आपके पास ये आती है, तो ये आप लगा सकते हैं यहाँ से। और अगर आप इसमें रिलेशन निकालेंगे, पिछले वाले में क्या आया था, यहाँ पे 2 टाइम्स μ0m आया था, तो B एक्सियल अपॉन B इक्वेटोरियल 2 टाइम्स होता है, ये भी आप लोगों को पूछा जाता है। भाई हमारे पास कहानी ये तो आई थी, ये हमारे पास क्या आ गई, B इक्वेटोरियल, राइट, B एक्सियल क्या आया था, 2 टाइम्स μ0m अपॉन 4 पाई R3, और ये वैल्यू किसकी है, B इक्वेटोरियल की। तो आप कह सकते हो B एक्सियल इज इक्वल टू टाइम्स B इक्वेटोरियल, और B एक्सियल अपॉन B इक्वेटोरियल इज इक्वल्स टू 2। तो ये वैल्यू आप लोगों से डेरिवेशन में पूछते हैं, और आप लोगों के बोर्ड्स में भी पूछी गई है, इतना नोट कीजिए। फिर हम लोग आगे टॉर्क की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारे पास टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डायपोल व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब हमारे पास बेटा जो वैल्यू है वो क्या आने वाली है, कैसे आने वाली है देखेंगे। हालांकि ये चीज़ हम लोग पिछली क्लास में भी कर चुके थे, जहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से पहले की डेरिवेशन उसमें टॉर्क देखी थी। वैल्यू बिल्कुल सेम आएगी, बस एक छोटा तरीका अलग आएगा। क्या आएगा देखो, आपके पास इस बार मैग्नेटिक डायपोल कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, ये आपका नॉर्थ पोल, ये आपका साउथ पोल। आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ये जा रही है ऐसे, ठीक है, ये आपके पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जा रही है।
अब जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जा रही है बेटा, तो आप लोगों को यहाँ पर याद कीजिए चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जैसे वहाँ निकाला वैसे निकालना पड़ेगा। क्यों? इस नॉर्थ पोल पर जो आपका पोल स्ट्रेंथ है QM वो इस तरफ एक्ट कर रहा है और इस पे हमारे पास इस तरफ एक्ट कर रहा है, क्योंकि दोनों हमारे पास ऑपोजिट इन नेचर है। अब हमारे पास फोर्स याद करो वहां पे क्या हुआ करती थी, Q टाइम्स E हुआ करती थी, QE भाई F इज इक्वल टू T हुआ करती थी। यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज जगह क्या है हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ QM है, पोल स्ट्रेंथ है। तो इसका मतलब इस पे लगने वाला जो मेरा फोर्स आएगा वो कितना आ जाएगा, QM इंटू B, यही तो फोर्स आएगा मेरे पास। अब टॉर्क जो आएगा वो क्यों आएगा, देखो ये वाला जो पोर्शन है ये इस तरफ जा रहा है, ये वाला इस तरफ, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या बन जाएगा, कपल बन जाएगा और इक्वल और अपोजिट होने की वजह से उसमें क्या लेके आएंगे, रोटेशनल इफेक्ट लेके आएंगे और उस रोटेशनल इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। और उस टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, तो आपको पता है टॉर्क इज इक्वल्स टू R क्रॉस F होती है सर, राइट। अब इसमें R आपके पास आता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर अब ये तो आपको पता है कि हमने डायपोल को देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा था और डायपोल मैंने ऐसे रखा है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड से डायपोल का ये हर पॉइंट पे एंगल थीटा ही रहेगा, ये एंगल थीटा बन रहा है। तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी वाली है, ये निकाल लो, ये निकाल लो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिस पॉइंट से निकालना चाह रहा हूं, तो ये वाली मेरे पास क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ कहानी ऐसे हो जाएगी, देखो ये इधर की तरफ और ये एंगल मेरा थीटा बनेगा, तो ये मेरे पास जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये मेरे को निकालना। अब ये कैसे निकालूंगा, ये डिस्टेंस क्या है मेरे पास 2L, डायपोल की लेंथ 2L, तो ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा, sin थीटा इज इक्वल्स टू P/H। P आपको निकालनी है, H कितना है 2L, तो P इज इक्वल्स टू 2L sin थीटा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 2L sin थीटा आ गई यार मेरे पास, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास ये हो गया है। तो टॉर्क इज इक्वल्स टू 2L sin थीटा इंटू F कितना आया था बेटा हमारे पास, QM इंटू B, राइट। अब यहाँ पर देखना जरा 2L इंटू QM, क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, M लिख सकता हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, टॉर्क इज इक्वल्स टू M sin थीटा इंटू B, या आप कह सकते हो MB sin थीटा, है ना, ये सारे वेक्टर फॉर्म में आएंगे। तो टॉर्क इज इक्वल्स टू M क्रॉस B, ये वैल्यू आप लोगों के पास आ जाती है एक डायपोल के लिए। अब आपसे पूछा जाएगा मैक्सिमम टॉर्क कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, मिनिमम कितना हो जाएगा 0 डिग्री पे, 0 पे, माइनस में नहीं जाएगा यहाँ पे, ठीक है, टॉर्क का माइनस में कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाती है और जब आप इसको कर लेते हैं, इस टॉर्क को घुमाने में, मतलब इस पॉइंट से यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड तो लगी रही है, अब आप कोई भी काम करोगे वो मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट में करोगे, अगेंस्ट में करोगे, तो आपने किसी फील्ड के अगेंस्ट में अगर कोई काम किया है तो वर्क डन है, और वो वर्क डन आपके पास नॉर्मल केस में क्या हुआ करता, W इज इक्वल्स टू F डॉट ds, वर्क डन यही हुआ करता था। लेकिन यहाँ पर कैसा फील्ड है, रोटेशनल फील्ड आ चुका है, टॉर्क की कहानी आ चुकी है, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, W इज इक्वल्स टू टॉर्क टाइम्स d थीटा, क्योंकि यहाँ पे फोर्स की इफेक्ट किसका आ रहा है, टॉर्क का, और ds की जगह हमारे पास डिस्प्लेसमेंट किसके बीच में हो रहा है, एंगल का। तो ये कहानी तो बिल्कुल सेम है, एनालॉगी बिल्कुल चल रही है प्रॉपर, बस चीज़ें चेंज हो रही हैं, एक की जगह दूसरी वैल्यू आ रही है। जैसे वहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक की वैल्यू रखी थी, यहाँ पे भी हमारे पास फोर्स की जगह टॉर्क और डिस्प्लेसमेंट एच की जगह थीटा, राइट। अब अगर हमारे पास ये कहानी है तो हमारे पास टॉर्क की वैल्यू क्या आई है, MB sin थीटा, ये d थीटा किसके लिए है, फॉर छोटा सा w, तो आपके पास dw इज इक्वल टू टॉर्क की वैल्यू क्या आई है, MB sin थीटा इंटू d थीटा, राइट। तो आप इंटीग्रेट कर दीजिए इसको, dw को इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस कॉस हो जाएगा, साइन थीटा dt का इंटीग्रेशन, माइनस कॉस MB बाहर, तो मैं लिख देता हूँ माइनस ऑफ MB इंटू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू आप कहाँ से कहाँ तक लेके जा रहे हो, वहाँ तक का इंटीग्रेट कर दो,
तो मैंने कहा थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक लेके जा रहा हूँ, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आपके पास dw की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, w इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एम बी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इन केस आपके पास थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पे रखी हुई है, यानी कि कॉस थीटा 1 सिमेट्रिक रखा है, थीटा 1 की वैल्यू 90 दे रखी है, तो आपके पास कितना आएगा, w इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एम बी इंटू कॉस थीटा। अब ये वर्क डन आपके पास किसके इक्वल होता है, दिस वर्क डन इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल। किसी एक डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा तो आपके पास ये आ गई है। और अब इसकी वैल्यू अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 रख देता हूं, तो थीटा की वैल्यू 0 रखने पर आपके पास ये वैल्यू 1 हो जाएगी, cos 0 1, तो ये w इज इक्वल टू एम बी, यानी कि आपके पास जो E आएगा ये किसका आ जाएगा, माइनस एम बी। एनर्जी आपके पास क्या है, मिनिमम। एनर्जी मिनिमम मतलब डायपोल स्टेबल, किसी भी चीज की एनर्जी मिनिमम है उसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी। अगर मैं इसकी वैल्यू 180 रख देता हूं, यानी कि -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो आपके पास जो E आ जाएगा ये प्लस एम बी। एनर्जी मैक्सिमम यानी कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और जब मैं वैल्यू रख देता हूँ थीटा के 90, तो मेरे पास कोई बर्डन नहीं होगा, कोई एनर्जी नहीं, उस समय पर इतनी आ जाएगी, हमारे पास वैल्यू 90 डिग्री पे 0 आ जाएगी। तो ये केस आपके पास आता है एक टॉर्क का और उसके साथ पोटेंशियल एनर्जी का, इतना नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब बेटा हमारे पास एक टॉपिक और आता है जिसमें हमें पढ़ना है करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डायपोल। आप अपना लूप देखेंगे जरा, जो अभी आपने देखा था। इस लूप के लिए अगर आपको याद हो, इस लूप की वजह से जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आया करती थी, वो आपको याद है कितनी आया करती थी, क्या थी बताइए, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर एक्स क्यूब, राइट। वो तो हम लोग लेते थे, जनरल केस तो हमारे पास ही आता था, राइट, जहाँ पे आर क्या है, इस लूप का रेडियस। याद आने वाली डेरिवेशन जो हमने करी थी यहाँ से, ये वाली, इसकी वैल्यू हमारे पास ऐसे आया करती थी। अब बेटा ये वाली जो हमारे पास वैल्यू आती है, इसको मैं क्या करने वाला हूँ, मैग्नेटिक मोमेंट से रिलेट करने वाला हूँ। कैसे, आइए देखते हैं। एक काम कर देता हूँ, मैं इसको इंटू 4 पाई कर देता हूँ और अपॉन में 4 पाई कर देता हूँ, इंटू 4 पाई कर देता हूँ और इसको ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, अब जब मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, तो बेटा मेरे पास क्या वैल्यू आ गई है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये वैल्यू हमारे पास इधर आ जाएगी, इंटू आई रखिए, और इधर हमारे पास पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, एरिया लिख सकता हूँ। तो पाई आर स्क्वायर को आप एरिया लिख लीजिए, और आपके पास नीचे क्या बच रहा है, 2x क्यूब, राइट, और ऊपर क्या बचा है, इंटू 4। तो बेसिकली ये क्या बची है हमारे पास, 2। अब अगर मैं इसको देखता हूं तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, 2 टाइम्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए बाय एक्स क्यूब, इतना आ गया आपके पास। अच्छा, ये तो आपने अभी वैल्यू देखी। अगर मैं आप लोगों को बताता हूं कि जिस तरीके से हम लोगों ने अभी अभी एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड देखी, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 2 टाइम्स म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई एक्स क्यूब आई थी, यही आई थी। हमारे पास बी एक्सियल की वैल्यू ये आई थी, और ये हमारे पास बी की वैल्यू ये आई है ड्यू टू एक्सिस। अब हमारे पास इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने पर आपका m किसके इक्वल आ जाएगा, इन दोनों इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करेंगे तो किसकी वैल्यू आएगी बेटा, m की वैल्यू आई आएगी। यहाँ से बेटा जो आप शुरू में पूछ रहे थे वो आता है आपका मैग्नेटिक मोमेंट I इंटू ए, यानी कि अगर आपके पास कोई भी एक करंट कैरिंग लूप है, इसका आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए कहता है, तो आप उस लूप का एरिया करंट के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट। और यहाँ पर अगर एरिया वेक्टर लगाना है तो मैं ए एन कैप भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू आई इंटू ए एन कैप।
अब इस मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट क्या क्या होंगी, आइए देख लेते हैं। इसके हिसाब से तो एम्पियर मीटर स्क्वायर, क्योंकि आई एम्पियर और एरिया मीटर स्क्वायर में आएगा, तो इसकी एक यूनिट हो जाएगी एम्पियर मीटर स्क्वायर। दूसरी यूनिट अभी देखिए, टॉर्क इज इक्वल्स टू हमारे पास आया था एम बी साइन थीटा, याद आया। एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा हमारे पास, टॉर्क बाय बी टाइम्स साइन थीटा। साइन थीटा की कोई यूनिट नहीं होती, टॉर्क की यूनिट क्या होती है, आर क्रॉस एफ। एफ की क्या होती है, न्यूटन, आर की क्या होगी, मीटर, अपॉन में टेस्ला। तो हमारे पास क्या यूनिट आ जाएगी, न्यूटन मीटर पर टेस्ला। न्यूटन मीटर क्या होता है, वर्क डन, एफ इंटू एस तो हो गया फोर्स न्यूटन, और ये एस, तो वर्क डन को क्या ले सकते हैं, जूल। तो एक और यूनिट इसकी क्या आ जाती है, जूल पर टेस्ला। तो इस तरीके से आपके पास छोटी मोटी चीज़ें आप लोगों की आती हैं कि आप लोग किस तरीके से किसी भी चीज़ का मैग्नेटिक मोमेंट बताएंगे। आपके पास इसकी वैल्यू कैसे आती है, तो हमने इसके दो मेथड देखे, एक तो IA और एक क्या देखा, चार्ज इनटू लेंथ। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।